नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज की खास पेशकश में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत जी, जो कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने दिल्ली में, खासकर दिल्ली गवर्नमेंट में, यहाँ की विधानसभा में बीजेपी को वापस लाने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत की। और उसके बाद हमने देखा कि जो विधानसभा का रिजल्ट हुआ कैसा रहा। लेकिन अब सामने टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, दिल्ली बेटर कैसे होगी, इसके अलावा केंद्र सरकार की नीतियां आने वाले समय को लेकर क्या है, विपक्ष को लेकर क्या है, जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है उसको लेकर क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सहराव जी का हम स्वागत करते हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक मैम, सबसे पहला सवाल तो यही है कि 27 साल के बाद वापसी हुई। बहुत लंबा गैप हो गया, लगभग 3 दशक हो गए। तो इन 3 दशकों में आपने क्या देखा, क्या छूट गया पीछे, या फिर दिल्ली कितनी बदल गई? कहाँ आप लोगों का फोकस सबसे ज्यादा फ्रंट पर है कि ये चीज सबसे पहले करना है? 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है दिल्ली की जनता की सेवा करने का। ये 27 साल में अगर मैं पार्टी के नाते देखूं तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ छूटा नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। आज हमारे जो एमएलए की गिनती है, एमपी की गिनती है या काउंसलर की गिनती है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो पार्टी के नाते भाजपा को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 27 साल में बहुत पीछे चली गई। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज चरमराया हुआ है। दिल्ली की आप हवा की बात करें, आप पानी की बात करें, आप सड़क की बात करें, आप शिक्षा की बात करें, इन सब के अंदर बहुत बड़े मेहनत करके काम करने की ज़रूरत आज हमें पड़ रही है। जो अगर पिछले 27 साल में स्लोली ग्रेजुअली भी उनके ऊपर काम हुआ होता तो शायद आज ये गैप इतना बड़ा नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल में दिल्ली ना होने से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खोया, लेकिन दिल्ली ने बहुत कुछ खोया है, जिसको सुधार करने में भाजपा को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मेजर लैग कहाँ है, हवा पानी के अलावा? सड़क, ट्रैफिक? सबसे बेसिक जो लैग है वो दिल्ली जल बोर्ड है। दिल्ली जल बोर्ड में दो काम आते हैं, आपकी सीवर का पूरा इसमें काम आता है और पानी की सप्लाई। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम जो अगर मुझसे आप बात करेंगे तो दिल्ली जल बोर्ड हमारे लिए सबसे बड़ा एक प्रायोरिटी का विषय है, जिसपे दिल्ली सरकार, सभी मंत्री, दिल्ली सरकार के सांसद और पूरी पार्टी मिलकर बहुत काम कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड के हालात ये हैं कि सीवर की लाइन सेटल हो रही है और जब वो सेटल होती है तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में जब वो सेटल होती हैं तो ये समझ लीजिए उसको 20 फुट तक खोदना, चेंज करना, फिर से करना, तब तक वहाँ की जनता का जीना बहुत नर्क हो रखा है। दूसरी तरफ पानी की लाइनें मिक्स हो रही हैं सीवर के पानी से, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको चेंज करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए दिल्ली जल बोर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक है वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, जो दिल्ली को राजधानी होने से बहुत पीछे लेकर जाता है। ये हमारा सबसे बड़ा तो चैलेंज है। दिल्ली जल बोर्ड में तो पहले भी बजट भी अच्छा खासा रहा दिल्ली जल बोर्ड का। दिल्ली जल बोर्ड में को लेकर पिछली सरकारें भी दावा करती रही कि उनकी प्रायोरिटी पर दिल्ली जल बोर्ड है। और दिल्ली जल बोर्ड को जो अब तक चलाया गया उसमें तरजीह भी देने की बात कही कि हम दिल्ली जल बोर्ड को ही तरजीह दे रहे हैं। बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, सारी चीजें मुफ्त थी, सरकार सरप्लस में चल रही थी। तो इतने प्रॉब्लम्स कैसे आ गए, या कुछ छिपाया गया? देखिए, दिल्ली जल बोर्ड की जब हम बात कर रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल जी कुछ समय के लिए इसके सीईओ रहे थे और उसके बाद भी उनके मुख्यमंत्री के बाद जो मंत्री बने या बाकी जो लोग आए वो भी उनके कहीं नज़दीक के लोग थे। जी। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड में फर्जी पानी के बिलों की और फर्जी टेंडर्स की बिलिंग की गई। आज अगर हम दिल्ली जल बोर्ड की बात करें, मैं अपनी एरिया की बात करती हूँ क्योंकि एक लोकसभा से आप पूरी दिल्ली का आइडिया ले सकते हैं। आप पश्चिमी लोकसभा में बैठे हैं, यहाँ की जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है या गांव है, वहाँ पर एसटीपी प्लांट नहीं बनाए गए। और दिल्ली जल बोर्ड के जो सीवर डले, उनका कोई भी एक पैरामीटर होता है कि उसका जो डिक्लाइन है वो किस तरफ होगा, उसका आउटफॉल किस तरफ होगा, कुछ भी नहीं किया गया है। और मैं जब आपको कह रही हूँ तो जिम्मेवारी के साथ कह रही हूँ। आप मेरे से सिर्फ 10 मिनट मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ जो हुआ है। तो जो लाइन डली, उनका कोई आउटफॉल नहीं था, उनका कोई एसटीपी प्लांट नहीं था, उनके लिए कोई भी इस तरह से नहीं किया गया कि दिल्ली जल बोर्ड को कैसे एफिशिएंट वर्किंग करनी है। सेम पानी में हुआ।
पानी के लिए हमारे एसटीपी प्लांट आपने देखा होगा, अभी सरकार ने बताया, दिल्ली सरकार ने, कि कितने एसटीपी खराब पड़े थे। तो एसटीपी पानी जब तक ट्रीट होकर लोगों के यूज़ में नहीं आएगा और जब तक ये जो दिल्ली जल बोर्ड के सीवर सिस्टम है ये ठीक नहीं होगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बड़ी बड़ी बातें की गई लेकिन ज़मीन पर इसमें कोई काम नहीं हुआ। क्या ये भी एक बड़ी वजह है यमुना के गंदा होने का, या फिर हम ये कहें कि यमुना में जो बगैर ट्रीटेड वाटर डाला जाता है या नाले का पानी डाला जाता है, सीवरेज एसटीपी का पानी डाला जाता है जो कि ट्रीटेड नहीं होता, ये जो बात आप कह रही हैं वो यमुना से कनेक्ट होता है? देखिए, दिल्ली में यमुना तकरीबन 24-25 किलोमीटर ही बहती है। पल्ला से शुरू होती है और फिर आगे जाती है। दिल्ली तक आते आते हमारी यमुना बिल्कुल साफ नदी होती है। दिल्ली तक आते आते? दिल्ली तक। लेकिन जब दिल्ली के 24-25 किलोमीटर तय करके आगे जाती है तो वो नाला बन जाती है। अब यमुना अपने आप में साफ नहीं हो सकती जब तक कि यमुना में जो 8 बड़ी ड्रेन्स गिरती हैं तब तक वो साफ नहीं होंगी, और वो 8 ड्रेन तब तक साफ नहीं हो सकती जब तक उनसे कनेक्ट 24 जो दिल्ली की छोटी ड्रेन्स है वो क्लियर नहीं होंगी। साथ में एसटीपी और जो हमारा फैक्ट्री एरिया है, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके वहाँ पर भी ट्रीटमेंट के लिए पानी के प्लांट होने चाहिए। कोई भी एक विज़न दिल्ली सरकार का नहीं था। और मैं फिर कह रही हूँ, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रही हूँ कि मैं कोई बात ऐसी नहीं कह रही। आज तो हम सरकार में हैं, आज जनता को हम सत्य बता रहे हैं, कल भी सत्य बताया था, आप हमारे साथ चल के देख सकते हैं। इन 24 नालों को जो कि बड़ी 8 ड्रेन में गिरते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था 24 नालों में। जस आप बिल्कुल मेरे साथ में जाएंगे, साहिबी नदी है जिसको नदी एलजी साहब ने डिक्लेयर करवाया, वरना वो नजफगढ़ का नाला था। तो ये जो जब तक पीछे साफ नहीं होगा, यमुना को आप कैसे साफ करेंगे? यमुना खुद साफ नहीं हो सकती। यमुना में जितना आउटसोर्स दिल्ली का आ रहा है उसको साफ करना पड़ेगा, और अब हम उसके ऊपर लगे हैं। कब तक मान के चलें? कोई टाइमलाइन आप लोगों ने पकड़ा? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली आने से पहले दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाया था कि यमुना हमारी प्रायोरिटी होगी। क्योंकि जब हम यमुना की बात करते हैं तो ये सिर्फ यमुना नहीं है, ये यमुना के साथ पूरी दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सिस्टम को लिंक करती हुई बात है। तो हम तकरीबन, मैं कह सकती हूँ कि 3 साल में हम इसका काफ़ी हद तक जो विजिबल इम्पैक्ट होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। अगर साबरमती को प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर एक गंदे नाले से आज ऐसा रिवर फ्रंट बना दिया कि लोग जाकर घूमते हैं, तो वही हमारी कमिटमेंट दिल्ली में भी है। हम चाहते हैं कि हमारे अगले दिल्ली के चुनाव से पहले दिल्ली के लोग वहाँ पर जाकर वीडियो बनाकर डालें, पिछली की और ये हम ना डालें, ये लोग डालें। और तो इसके लिए हम प्लान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, रिवर फ्रंट में भी, उसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं। कहीं पर लोगों के वॉक के लिए होगा, कहीं उसको इकोनॉमिकल जो हमारा इको जोन टाइप में होता है उस तरह से किया जाएगा। तो इस 24 किलोमीटर को हम पूरा प्लान कर रहे हैं। पानी साफ करने के बाद रिवर फ्रंट के भी अलग अलग पार्ट आपको देखने को। अच्छा, अलग अलग सेक्शन होंगे, कहीं लोगों के लिए होगा वॉक करने के लिए, कहीं आउटडोर जिम होगा, तो कहीं इकोनॉमिक सेक्शन भी आप बना रहे हैं जी, इस तरह से डेवलप। और आपको इसमें क्रूज भी चलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, क्रूज भी चलाने का प्लान कर रहे हैं। अब आते हैं सेंटर के मुद्दे पर। एसआईआर का मुद्दा बहुत सीरियस मुद्दा हो गया है बकौल कांग्रेस पार्टी। क्या ये मुद्दा इतना गंभीर है और क्या इस पर चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप मेंबर हैं पार्लियामेंट की? सबसे पहले तो आप देखिए, इस देश में कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक राज किया। एक समय ऐसा था जब सेंटर में भी वही होते थे और ऑलमोस्ट स्टेट में भी वही होते थे। तब वोटर लिस्ट भी ठीक थी, ईवीएम भी ठीक था, सब कुछ ठीक था। आज अब जब भाजपा जीतनी शुरू हुई है तो पहला सवाल कांग्रेस और विपक्ष ने उठाया कि ईवीएम गलत है, जबकि कांग्रेस के खुद के राजीव गांधी जी ने कहा था कि बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, ईवीएम से होनी चाहिए। और ईवीएम जब जिस स्टेट में वो जीतते हैं या जिन बूथ पर वो जीतते हैं वो तो ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ जहाँ भाजपा जीतती है, एनडीए जीतती है, वहाँ उन्हें खराबी नजर आती है। तो पहले ईवीएम और अब वोटर लिस्ट के ऊपर। आप याद करिए, राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के चुनाव पर बहुत सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल, उनका कहना था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। अब अगर बिहार में चुनाव है, और हमें सबको पता है कि बिहार एक हमारा बड़ा राज्य है और ऑलमोस्ट यहाँ के लोग पूरे देश में रहते हैं। अगर दिल्ली में आप बात करेंगे, आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, आप पंजाब की बात करेंगे, आप कश्मीर से केरला तक ले लीजिए, जी बिल्कुल बिहार के लोग रहते हैं। तो वोटर लिस्ट को कांग्रेस या विपक्ष के कहने पर अगर मान लीजिए एक प्रक्रिया चलाई गई, जो कि चुनाव आयोग सरकार के अंडर नहीं है, चुनाव आयोग को अपना एक
उनका काम करने का तरीका होता है। और एसआईआर किया गया, उसमें स्पेशल पूरा चेक किया जा रहा है वोटर लिस्ट को। 3 तरह की कैटेगरी की वहाँ पे चीज़ें निकल कर आई। एक वो लोग जिनकी डेथ हो गई, एक वो लोग जिनकी डबल या उससे ज़्यादा वोट है, और नंबर 3 वो लोग जो वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। इन तीनों का पूरा ड्राफ्ट रोल चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हर पार्टी का हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो हर पार्टी देती है। पार्टी का भी होता है जी बिल्कुल। मान लीजिए बिहार में अभी हमारी 16 पार्टी है, तो 16 लोग हर पार्टी से हर बूथ के ऊपर अपॉइंटेड होते हैं। ये प्रोसेस है चुनाव आयोग का। और डीएम के वहाँ उनकी लिस्ट होती है, और कोई भी अगर बीएलओ कोई भी बात अपने बीएलओ चुनाव आयोग का भी होता है और एक पार्टी की तरफ से भी होता है। बीएलओ तो सरकार का रहता है, उसके साथ में जो पार्टी का होता है वो बीएलए होता है, वो बूथ एजेंट लेवल होता है, एजेंट। एजेंट। यस, तो जो बीएलओ होते हैं उनके साथ में काम करते हैं बीएलए। तो बीएलओ को कोई भी बीएलए जाकर अगर कहता है कि क्योंकि एक बूथ पर एक ही बीएलओ है, एक ही बीएलए है, और बीएलओ एक है सरकार का, लेकिन यहाँ 16 पार्टियों के बीएलए हैं। 16 बीएलए, ऑब्वियसली हर पार्टी को अपना अपॉइंट करना होता है। तो क्या 16 आदमी एक बूथ पर गलती नहीं बता सकते कि कहाँ कमी है, कहाँ गलती हुई है? एक भी प्रूफ आप कहिए कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से दिया नहीं गया है। चुनाव आयोग ने अपना डाटा बिल्कुल शेयर करते हुए कहा है कि हमें पूरा इसके अंदर कुल मिलाकर 3000 कुछ कंप्लेंट मिली है कि हमारी वोट में गलती हुई है, जिन्हें चुनाव आयोग रेक्टिफाई वेरीफाई करके कर देंगे। तो चुनाव आयोग को जो इनको लग रहा है, तो आपके बीएलए क्यों प्रूफ नहीं दे रहे हैं कि मेरे बूथ पर ये गड़बड़ हुई, मेरे यहाँ पर सिर्फ 1000 वोट की मैं बीएलए हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे 1000 वोट में मैं लिख कर दूं कि मेरे यहाँ पर 1000 वोट में ये गड़बड़ हुआ है। तो 57,000 आपके बीएलए 16 पार्टी के होने चाहिए। और अगर विपक्ष को माने तो इसमें तेजस्वी जी भी हैं, कांग्रेस भी है, बाकी लोग भी जो इनके साथ में हैं, तो क्या इनके बीएलए वेरीफाई नहीं कर सकते? लेकिन कुछ कहने को है ही नहीं। तो इसीलिए अब जब ये बात कर रहे हैं तो कोर्ट ने भी इन्हें कहा कि आप कोई सबूत दीजिए। चुनाव आयोग भी बार बार बुलाकर बात कर रहा है कि आप बताइए। इनकी हर बात झूठ निकल रही है। इन्होंने कहा कि हमें तो वोटर रोल मिला ही नहीं, जबकि चुनाव आयोग ने बता दिया कि आपके लोगों को दिया गया, उसकी वीडियोग्राफी हो रखी थी जब इनके बीएलए को दिया गया। क्योंकि जब हमारे यहाँ भी दिल्ली में चुनाव आप देखें किसी भी स्टेट में, तो हमारे बीएलए को बुला के वोटर लिस्ट दी जाती है। तो वो चुनाव आयोग ने जब वोटर लिस्ट दी तो उन्होंने उसको प्रूफ कर दिया कि हमने दिया। सेकेंडली, अगर अभी भी कुछ है तो आप सबूत दीजिए। लेकिन क्योंकि बिहार में आप कांग्रेस की कहिए या यूपीए की कहिए, हार निश्चित है। इस हार निश्चित को देखते हुए पहले से ही अपना एक तरह से कहिए कि स्किन सेव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि लोगों को ना लगे। वरना अगर ऐसा होता तो ये इसके प्रूफ देते। और एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कटना चाहिए। कोई मृत्यु अगर डबल है तो होना चाहिए। ने कहा है सितंबर से पैन इंडिया एसआईआर शुरू करने जा रहे हैं, जिसको बैकडोर एनआरसी कह रहा है विपक्ष। देखिए, एनआरसी में अलग पैरामीटर है। विपक्ष को बेशक एनआरसी कह सकता है, उनकी अपनी मर्जी हो तो कुछ भी कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे जब जिसने सवाल उठाने में पीछे नहीं सोचा कि क्या हमारे सैनिकों के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा, तो और उनके बारे में तो क्या ही कहना है। लेकिन वोटर लिस्ट क्यों चेक नहीं होनी चाहिए? हमारे देश की आज जितनी भी स्कीम्स हैं वो जनसंख्या के ऊपर बनती हैं। जितनी भी योजनाएं गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए आती हैं, वो डेटाबेस होती है। आज पूरी दुनिया डेटा के ऊपर ही चल रही है। तो उस डेटा को दुरुस्त करना कहाँ गलत है? और चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट काम करता है। आप देखिए, चुनाव आयोग पर बार बार पार्लियामेंट में सवाल उठाया जाता है, जबकि तो सदन, वही आप पार्लियामेंट की बात पे आ रहा था कि आप सदन में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? यही बात अगर सदन में चर्चा हो जाए। चुनाव आयोग, हमारे संविधान की कुछ परंपराएं हैं कि चुनाव आयोग को हम संविधान के अंतर्गत जो सूची है उसमें हम पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव आयोग को आप अलग जाकर बात इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये हमने नहीं बनाया, ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। जब सरकार के मंत्रालय के अंतर नहीं है तो फिर सरकार कैसे जवाब देगी? तो आपको कोर्ट को या चुनाव आयोग, आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। अब देखिए कितना बड़ा झूठ फैला रहे हैं ये लोग कि सरकार सदन में चर्चा नहीं करा रही। पहले ऑपरेशन सिंदूर पे बोला, सरकार ने करा दिया, लेकिन ये सरकार की प्रोविजन नहीं है कि वो इसके ऊपर चर्चा कराए। सरकार बार बार कह रही है आप चुनाव आयोग को जाइए, आप डेटा दीजिए, आप बताइए तो सही कहाँ गलत है। फिर चुनाव आयोग अगर उसको ठीक ना करे तो आप कोर्ट जाइए। इस देश में हमारे हाई कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट अपने आप में इतने इंडिविजुअल कैपेसिटी में है
कि उनको किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है पूछने की, वो अपने आप सक्षम है करने के लिए काम। तो इस तरह से देश में एक भ्रम की स्थिति फैलाने का काम विपक्ष कर रहा है। एसआईआर प्योरली चुनाव आयोग का काम है, और चुनाव आयोग पे कोई सवाल है तो कोर्ट का काम है। इसके अलावा भी आपने ऑपरेशन सिंदूर की बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बहस हुई, 16 घंटे की बहस राज्यसभा में, 16 घंटे की लोकसभा में, लेकिन इसमें भी राज्यसभा में विपक्ष वॉकआउट इस बात पर कर गया कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में राज्यसभा में प्रधानमंत्री नहीं आए। सबसे पहले तो शुरू होते ही पार्लियामेंट ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा मांगी गई। बीएसी की मीटिंग होती है, उसमें तय हुआ कि जरूर होगी, लेकिन उन्होंने हाउस को चलने नहीं दिया। बीएसी की मीटिंग में घंटे तय होते हैं, सभी हमारी पार्टी के लीडर्स उसमें होते हैं, भाजपा भी रहती है और सारी पार्टी रहती है, और सबके मेंबर बैठ के चर्चा करते हैं और तय होता है। 16 घंटे तय हुए लोकसभा के, 16 राज्यसभा के, लेकिन लोकसभा में 2 घंटे ज़्यादा हुआ, 18 घंटे से कुछ ऊपर डिस्कशन हुआ। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि जो ऑपरेशन किया गया उसके लिए सेना को फ्री होल्ड दिया गया था। क्या, कब, कहाँ, कैसे, नो क्वेश्चन। गवर्नमेंट आपके सपोर्ट में है, आपको डिसीजन करना है। और उसके बाद तो हमारे एयरफोर्स मार्शल की और जो हमारे आर्मी चीफ वगैरह सबकी स्टेटमेंट भी आई। देखिए, हमारा देश इस समय एक उस गति को पकड़ चुका है जिसमें अगर उस गति में, विकास की गति में, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की गति में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो हमारे देश की इकॉनमी की स्पीड रुक जाएगी। हमारी सेना ने तय किया कि हमें पाकिस्तान की जनता को नहीं, हमें पाकिस्तान में जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं उनको ख़त्म करना है। सेना ने वही किया, और कमाल देखिए कि 22 मिनट में हमारी सेना करके आ गई। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और कांग्रेस आज ये बात कहती है कि आपने क्यों रोका, तो उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया। हम अपना टारगेट पूरा कर चुके थे। हमारा सेना के बार बार हमारे तीनों जो हेड हैं, ऑब्वियसली नेवी अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एयरफोर्स और आर्मी दोनों ने स्पष्ट रूप से सामने आके बताया कि टारगेट हमने तय किया था, जब हमने अचीव कर लिया तो हमें उसके आगे बढ़ाना ही नहीं था। बढ़ा वो रहे थे तो हम जवाब दे रहे थे। और इसीलिए कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, स्टॉप नहीं है। इनका सवाल है पॉज क्यों है, स्टॉप क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते, उसका फितरत है, वो बार बार करेगा। लेकिन इस बार ऑपरेशन पॉज इसलिए किया गया कि एक बार कर दिया तो पीछे परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। सेना को फ्री होल्ड है, 1 मिनट में जवाब देगी सेना। इसीलिए पॉज और स्टॉप में डिफरेंस है। स्टॉप का मतलब है फिर कुछ हुआ तो फिर तो पूरी पॉलिसी बैठेगी, फिर वो होगा। अब इसमें कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठेगी, सीसीएस बैठेगी। अब कुछ नहीं बैठेगा जी। जिस दिन कुछ उन्होंने गलती कर दी तो वो गलती उन्हें इतनी भारी पड़ेगी। मैम, अपने डिप्लोमेसी की बात की, डिप्लोमेसी चैलेंजेस, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस कहना चाहिए, बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। खास करके तब जब अमेरिका ने एक तो टैरिफ वॉर छेड़ा हमारे साथ, और दूसरा पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया है। और उसमें भी चैलेंजेस ये हैं कि उसमें बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हम जो है 10 मिसाइल मार के उनके बांध को गिरा देंगे। और कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बयान कोट अनकोट ये आया कि भारत ने अगर सिंधु नदी की एक भी बूंद पानी को छेड़ने की कोशिश की तो भारत इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतेगा। तो ये जो एक तो बयान पाकिस्तान का जो आ रहा है, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत का जो चल रहा है, जो भी अभी हम रिलेशन में उतार चढ़ाव देख रहे हैं अमेरिका के साथ, उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है? देखिए, जब हम बात करते हैं अमेरिका के और भारत के संबंध की, तो हमें इस बात को 2 तरह से देखना होगा। पहली बात, क्या इस पूरे सीन में भारत ने कोई गलती करी? नहीं। ये जितना हो रहा है उस तरफ से हो रहा है। क्यों हो रहा है, अब ये समझना जरूरी है। भारत की जितनी बड़ी मार्केट है उतनी बड़ी मार्केट चाइना के अलावा और भारत के अलावा कहीं नहीं है। और मार्केट आज सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा स्वदेशी। मैं कह रही हूँ, जनता ने जो प्रधानमंत्री जी का साथ दिया है। छोटा बच्चा अगर कोई भी खिलौना खरीदते वक्त दुकान पे, मैंने देखा, उसने उसको देखा, दुकान वाले से पूछ रहा, 5 साल का बच्चा, चाइना का तो नहीं है। मतलब ये जो उसके अंदर परिवर्तन था, ये इस देश की इकॉनमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारी पॉलिसीज़ बन रही हैं, अब ब्रह्मोस मिसाइल ने किया ना, वहाँ पे चाइना के सारे ड्रोन पटाखे बन गए और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल काम कर गई। तो यानी हमारी स्वदेशी के ऊपर जो ध्यान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर 4 फैक्ट्रीज अब इंडिया में लग जाएंगी। हमारा नया शुरू हो गया है जिसमें कि हम शिपमेंट बिल भी लेकर आए हैं।
अब इसमें ये जो अमेरिका की आज प्रॉब्लम है, अमेरिका हमारी कंट्री को उस लेवल पे प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स में लाना चाहता है, खुद की कंपनीज को अलाउ नहीं कर सकता, देश अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जैसे दूध में और दूध के एग्रीकल्चर अंदर, में। एग्रीकल्चर के अंदर, और छोटी जो रिटेल शॉप की हमारी है उसमें अगर अमेरिका चाहता है मैं एंट्री कर लूँ, तो मुझे नहीं लगता हमारे देश का एक भी व्यक्ति कहेगा। वो कहेगा कि हमारे पास मार्केट है। हो सकता है इनके इन डिसीजन से हमें संभलने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस चुनौती को अवसर में बदलने वाले हैं। आप देखिएगा। नहीं, उन्होंने तो, उनका बयान आया कि हम ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट हों और घरेलू सामानों पर जोर दें। वो लगातार कह रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में भी उनका ये बयान है। आप कोविड को ध्यान करिए, हमारे देश के अंदर एक पीपी किट नहीं बनती थी। हमारे देश में दूर दूर तक कोविड की मशीन, कोविड की दवाई बन सकती है, क्योंकि पोलियो की तो दवाई आने में 28 साल लग गए थे। और पोलियो के बाद अगर कोविड आया, हमने कोविड के दौरान कोविड की वैक्सीन बनाई, 100 से ज़्यादा देशों को दे दी है। तो ये जो हमारे देश के अंदर शक्ति है ना, जब हमारे पास आफत आती है ना, तो हम उसको उभार पाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो ट्रंप सर कर रहे हैं, ये उन्हीं के ऊपर बैकफायर होने वाला है। मैम, आखिरी सवाल, आजादी के 78 साल पूरे कर लिए हैं, 79वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जल्दी 80 भी हो जाएंगे, उसके बाद 100 साल का संकल्प भी हमने लिया है। अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं और 2047 तक का लक्ष्य क्या है? तो 1047 साल जब देश के पूरे होंगे, मुझे लगता है देश वो सब पा चुका होगा जो देश को पाना चाहिए था। हमारी कंट्री में वर्क फोर्स की कोई लिमिट नहीं है, और हमारे ही लोग जाकर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अभी तक जो काम किया है सबने किया है। लेकिन आज जिस तरह से हमने स्पेस में अपनी जगह बनाई है, मुझे लगता है हम सिर्फ ये नहीं कि हमने चंद्रयान बेचकर हम साउथ पे हम चौथा देश बन गए, नहीं, हमने स्पेस सेंटर में स्टार्टअप को शुरू किया है। आज हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है वो बहुत डेवलप हुई है। आज हमारी कंट्री के पोर्ट्स के ऊपर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं ताकि हमारी कंट्री का बिजनेस बढ़े। आज सेमीकंडक्टर, जिसको कि आज तक मुझे लगता है बहुत सारे देश सोच नहीं पाए, हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। आज हमारे देश की बनी हुई स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी हेलीकॉप्टर विदेशों के अंदर भेजे जा रहे हैं। आज हमारे देश में पीपी किट जो कभी बनती नहीं थी, कोविड के टाइम सबसे एक्सपोर्ट ज़्यादा होने वाला कंट्री बना। तो देश ने अब यह समझ लिया कि हमारी ताकत को हमें पहचान कर आगे बढ़ना है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात प्रधानमंत्री जी की क्या है, वो लोगों के मन में उस बात को उतारते हैं। जब वो लाल किले से बोलते हैं ना, तो वो इसलिए नहीं बोलते कि प्रधानमंत्री जी को करना है, वो इसलिए होता है कि वो देश को आह्वान कर रहे हैं, और ये इस देश का सौभाग्य है कि वो उस आह्वान पर काम कर रहा है देश। आज देश का ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, तो आप देखिए कि देश में वॉर घोषित नहीं हुआ, बिना वॉर घोषित किए हुए देश स्मूथ चलता रहा, और आप ऑपरेशन सिंदूर भी करा लाए। तो इससे प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। आज वो परीक्षा पे चर्चा भी करते हैं, आज वो वैज्ञानिक से बात करते हुए भी नजर आते हैं। तो आज देश के हर सेक्टर में अब हमारा अगला स्पोर्ट्स को अचीव करना है। तो ये जो हम हर स्टेप में, आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कितना बढ़ गया है। आज देश के एयरपोर्ट देख लीजिए, एम्स देख लीजिए, IIT देख लीजिए, हवाई अड्डे बने हैं उनको देख लीजिए। तो आज देश डेवलप्ड होने की तरफ जब बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि हम 2047 तक लीड करने वाले नेशन में शामिल होकर अग्रणीय भूमिका में भारत होगा। और विश्व गुरु आज हम लोगों को जीत कर नहीं बनना चाहते, लोगों की सेवा कर कर बनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम मुझसे बातचीत करने के लिए और तमाम सवालों पर खुलकर बातचीत करने के लिए, खुलकर जवाब देने के लिए। तो ये थी कमलजीत शेहरावत जी, जो कि सांसद हैं दिल्ली से बीजेपी के, और उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, नेशनल, इंटरनेशनल, भारत अमेरिका रिलेशन, पाकिस्तान के नापाक इरादे, और साथ साथ दिल्ली और देश को लेकर विजन, और विपक्ष की जो सवाल हैं उनको लेकर भी इस चर्चा में खुलकर बातचीत हुई। तो उम्मीद है चाय की चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस कंटेंट को डिजिटल पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ये भी लिखिएगा अगर आपके कोई सवाल हो दिल्ली को लेकर तो भी कमेंट सेक्शन में से जरूर डालिएगा। खास पेशकश में इतना ही। इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी हैं, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।